हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चंस यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो हम लोगों ने ऑप्टिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ अच्छी अच्छी चीजें पढ़ ली थी। क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा था कि लाइट जो है वो आखिरकार है क्या। तो हमने लाइट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुम्बकीय रेडिएशन है, ट्रांसवर्सल वेव है जो क्रस्ट एंड प्रो बनाकर चलती है। लाइट को मीडियम की नीड नहीं होती चलने के लिए, विदाउट मीडियम चलता है। लाइट का स्पीड निर्वात में, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है भाई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, इसी वजह से हम शैडो और इक्लिप्स को एक्सप्लेन कर पाते हैं। फिर हमने वहां पर देखा था कि लाइट डुअल नेचर दिखाता है, वो पार्टिकल भी है और वेव भी है, दोनों। इसके बाद हमने देखा था मीडियम के बारे में, माध्यम। तो हमने मीडियम पढ़े थे 3 टाइप के, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपैक। ये 3 टाइप के मीडियम भी हमने वहां पर स्टडी किए थे। अच्छा भाई, मीडियम के बाद हमने बात करी थी रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन क्या होता है, जिसमें हमने देखा था कि जब लाइट रे मीडियम से दूसरे माध्यम में नहीं जा पाती तो वो वापस उसी माध्यम में चली आती है। इसे ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन में 2 नियम आपको पढ़ाए थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन पर लाई करते हैं, और साथ ही साथ एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं। ओके। रिफ्लेक्शन के टाइप्स हमने देखे थे, 2 टाइप के, रेगुलर और डिफ्यूज। रेगुलर प्लेन सरफेस पे होता है, जिसमें लाइट रेस के बीच का रिलेशन कभी खत्म नहीं होता। और डिफ्यूज में हमने देखा था कि लाइट रेस आती तो एक रिलेशन के साथ है, और जब रिफ्लेक्ट होती है तो उनके बीच कोई रिलेशन नहीं रह जाता है, लेकिन एंगल हमेशा बराबर रहता है, वो नहीं बदलता। फिर हमने बात किया था आपसे मिरर, दर्पण के बारे में। मिरर क्या होता है? सिंपल सी बात है कि एक कांच का टुकड़ा लो, एक तरफ से पॉलिश कर दो, मिरर बन गया। पॉलिश भी सिल्वर या जिंक से करते थे। फिर हमने वहां पे आगे देखा था मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला 360/थीटा, जिसमें से 360/थीटा की वैल्यू अगर इवन है तो उसमें एक कम कर देते थे, और अगर ऑड है तो वैसे ही रख देते थे। फिर हमने प्लेन मिरर देखा, और प्लेन मिरर कैसे बनता है, कांच का एक समतल टुकड़ा लेकर उसको एक तरफ से पॉलिश करके बनाते हैं। अच्छा, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है, हमने आपको बताया था कि इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, आभासी, क्योंकि इमेज मिरर के अंदर बनती है। और उसके बाद आभासी बनने के साथ साथ कैसी बनती है भाई? इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, और वस्तु के साइज की बनती है, ना छोटी ना बड़ी। लेटरली इन्वर्टेड बनती है, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, और साथ ही साथ इक्वल डिस्टेंस पे भी बनती है। ये सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, स्पेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था क्या हमने? एक बार बता देना लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था, फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हाँ भाई, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था एक बार बता दो प्लीज, फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्पेरिकल मिरर का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था क्या, कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, कैसे टाइप होते हैं? टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अच्छा, यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव का इंट्रोडक्शन हो गया था। अब उसके आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। तो हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर जान लिए थे, उसके उसी को थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आपको दिया था भाई, गृह कार्य। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कितने लोगों ने घर पे सॉल्व किया था इसको? एक आपको होमवर्क दिया गया था ये। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई। ओके वैभव जी, आंसर आ गया, बाकी लोग? ओके,
करेक्ट आंसर है यहाँ पर 30 डिग्री। द राइट आंसर इज 30 डिग्री नॉट 60, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत आसान। डब्बो जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। क्या आपके पास एक मिरर है, उस पर एक लाइट रे इंसिडेंट होता है, तो नॉर्मल बना लो जल्दी से। अब लाइट रे जब इंसिडेंट हो रहा है तो मिरर के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो कितने एंगल पे होगा? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा कहाँ से लेते हैं? नॉर्मल के साथ। आपको बताया था विलंब के साथ कोण बनाते हैं हमेशा। अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, तो ये 30 होगा, तो आंसर 30 हो जाएगा, 60 नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन था, आपने ध्यान से पढ़ते तो आंसर आ जाता। ठीक है, ओके चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट अपने पार्ट पे। तो स्फेरिकल मिरर हमने आपको पढ़ाए थे, दो टाइप के होते हैं भाई। एक होता है आपका कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स को हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग भी कहते हैं। ये भी हमने आपको बताया था क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे जब लाइट रेज आती हैं वो उसको फैला देता है, इस तरह से डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग भी कहते हैं। इसका फोकल लेंथ भी वर्चुअल होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी वर्चुअल होता है। लेकिन कॉनकेव को हम लोग क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसका कारण है कि इस पे जब लाइट रेज पड़ती हैं तो ये उन्हें एक जगह केंद्रित कर देता है। इस तरह से तो इसका फोकस भी बाहर होता है, सेंटर भी बाहर होता है, लाइट रेस कन्वर्ज हो जाती है। ये सब आपको बता दिया है। ओके वैभव जी फर्स्ट क्लास है भैया, बाकी की क्लासेस जो हो चुकी है प्लीज देख लेना, रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है, और साथ ही साथ नोट्स डाउनलोड कर लेना ध्यान से। ओके चलो, अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब कैसे बनता है? इमेज फॉर्मेशन प्रतिबिंब की अगर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसके केस के लिए? हम पढ़ेंगे कॉनकेव के लिए। कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए सबसे पहले पढ़ते हैं। तो भाई अवतल दर्पण में अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है तो सबसे पहले मिरर बनाइए, फिर देखिए उसमें कैसे क्या चीजें हो रही हैं। ध्यान से समझना, एक फिगर बनाऊंगा और पूरा सिखा दूंगा, ध्यान से सिर्फ देखते रहिएगा। सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाइए। ओके, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए जो इसके पोल से होते हुए गुजरती है। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ कहीं पर मान लीजिए फोकस पॉइंट है और यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के केस में आप कितनी जगह पर रख सकते हैं? तो वस्तु आप रख सकते हैं 6 जगहों पे। कहाँ कहाँ पर? कौन कौन सा? सबसे पहले तो आप उसे रख सकते हैं एट इनफिनाइट, यानी कि आप उसे अनंत पर रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है। दूसरा, आप सी के पीछे रख सकते हैं, बिहाइंड सी, सी के पीछे रख सकते हैं। तीसरा, एट सी, सी के ऊपर रख सकते हैं। चौथा, बिटवीन सी एंड एफ, केंद्र और फोकस के बीच में रख सकते हैं। एट एफ, फोकस पर भी रख सकते हैं। और लास्ट में आप कहाँ रख सकते हैं भाई? लास्ट में आप रख सकते हैं बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में रख सकते हैं। तो आप वस्तु कितनी जगह रख सकते हैं? 6 जगह। किस केस में?
कॉनकेव मिरर के केस में। आइए पहले रख लेते हैं। तो अगर अनंत पे रखेंगे तो बना तो सकते नहीं इन्फिनाइट पे, तो सिर्फ नंबर डाल के छोड़ देते हैं 1। फिर हमने कहाँ रखने को कहा, सी के पीछे रखिए, तो ये रख दिया हमने सी के पीछे। सेकंड, तीसरे में कह रहा है सी के ऊपर रख दीजिए, सी के ऊपर रख दिया। फिर सी और एफ के बीच में रख दीजिए, यहां कहीं पर। फिर आ गया एट एफ, एफ पर रख दीजिए। लास्ट में एफ और पी के बीच में रख दीजिए। तो 6 जगह हमने वस्तुएं रख दी। अब आता है क्वेश्चन कि सर इमेज कैसा बनेगा। तो भैया एक चीज याद कर लो एकदम बढ़िया से, कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जाएगा, और साथ ही साथ कैसा होता जाएगा, लार्ज होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। पॉइंट साइज से स्टार्ट होगा और लार्ज होता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, पहला केस क्या है, हमने इन्फिनाइट रखा। चाहे आपको लेंस दिया जाए या फिर आपको कोई भी मिरर दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, अगर ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनाइट पे पुट किया है तो इमेज हमेशा और हमेशा हमें कहाँ मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। कैसा इमेज मिलेगा, ये रहा पॉइंट साइज, ये है इमेज 1 डैश। 1 डैश का मतलब फर्स्ट केस का इमेज है। कैसा इमेज बन रहा है भाई, रियल। क्यों, क्योंकि सर मिरर के बाहर बन रहा है, पहला बात। दूसरा, पॉइंट साइज का, रियल पॉइंट साइज का इमेज हमारा बन गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है। अच्छा, बाकी आपको कुछ नहीं बताना है। अब क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट से उठ के थोड़ा पास आया है, देखो, है ना, तो इमेज थोड़ा सा दूर जाएगी। अब तो इमेज कहाँ बनेगी, जब ऑब्जेक्ट आप रखेंगे सी के पीछे तो इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में कहीं, ऐसे। ये बन गई आपकी इमेज। कैसी बनी है भाई, रियल है, इन्वर्टेड है क्योंकि उल्टा बन रहा है, और वस्तु से छोटा बन रहा है, स्मॉल, वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ आप देख सकते हो। तीसरा केस, हमने सी के जस्ट ऊपर रख दिया, तो इमेज कहाँ बनेगा, सी के जस्ट नीचे बनेगा। सी के जस्ट नीचे बनेगा तो भैया इक्वल साइज का भी बनेगा। साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है तो कैसा बनेगा, रियल। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं भाई, बिल्कुल कह सकते हैं, रियल, इन्वर्टेड और इक्वल साइज का। ठीक है भाई, ये आपका बन गया थर्ड केस। फिर आप ऑब्जेक्ट को और पास ले आए फोर्थ केस में, तो इमेज कहाँ बनेगा, और दूर, सी के पीछे बनेगा। और फोर्थ में आप इमेज देख सकते हैं कि इमेज रियल बना है, इन्वर्टेड है और वस्तु से बड़ा बना है, लार्ज, वस्तु से बड़ा बन गया है। फिर आप फिफ्थ केस यहाँ फोकस पे रखेंगे। तो भाई जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे था तो इमेज फोकस पर, लेकिन जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ चली जाएगी, इन्फिनाइट पर। तो हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, रियल है, कैसी है, क्या है, हमें नहीं पता, बस इन्फिनाइट पे चली गई। फिर आता है फोकस और पोल। अगर आप फोकस और पोल के बीच में रखोगे तो इमेज इन्फिनाइट से आगे तो जा नहीं सकती, तो वापस घूम के आएगा और मिरर के अंदर बनेगा। ये आपका सिक्स्थ केस है। इमेज कैसा बना है, इमेज बना है वर्चुअल, आभासी, इरेक्ट, सीधा और वस्तु से बड़ा। ओके, तो बस ये हो गए आपके 6 के 6 केसेस में इमेज फॉर्मेशन। तो स्टार्ट कहां से किया, अनंत से।
इन्फिनाइट पे वस्तु है तो इमेज फोकस पे है, सी के पीछे है तो इमेज सी और एफ के बीच में है, सी पर है तो इमेज भी सी पर है, सी और एफ के बीच में वस्तु आ गई तो इमेज सी के पीछे चली गई, फोकस पे वस्तु आ गई तो इमेज इन्फिनाइट चली गई, फोकस और पोल के बीच में आ गया तो इमेज मिरर के अंदर चला गया। बस ये 6 टाइप के केसेस आपको मिल गए। अब इनको अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ से एक बात पता चल रही है क्या, कि यहाँ पर कॉनकेव के केस में जो इमेज बना है वो रियल भी बना है और वर्चुअल भी बना है, वो स्मॉल भी बना है और लार्ज भी बना है, मतलब हर टाइप की इमेज आपको मिलती है कॉनकेव मिरर में। बोलो भाई, ये क्लियर हुआ आपको? ये आप सभी को समझ में आया? जल्दी से बताओ भाई, किसी को डाउट तो नहीं है? ओके, आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये तो हो गया सिंपल सा कॉनकेव का। अब सेकंड आता है कॉन्वेक्स का, बता दीजिए सर। तो आइए कॉन्वेक्स में बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। इसमें छठा केस बहुत आसान है भाई। जब हम यहाँ रखते हैं फोकस और पोल में तो इमेज बनती है मिरर के अंदर, वस्तु से बड़ी और आभासी, बस इतना सा, ठीक है, और सीधी बनती है। उत्तल दर्पण के लिए सबसे पहले उत्तल दर्पण बनाएंगे, उसको पॉलिश करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे, फोकस मिरर के अंदर होगा और सेंटर भी मिरर के अंदर होगा। पहला क्वेश्चन तो यही आया कि यहाँ पर वस्तु कितनी जगह रख सकते हैं, तो यहाँ पर वस्तु सिर्फ 2 जगह रखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ फोकस और सेंटर तो मिरर के अंदर है और मिरर के अंदर तो वस्तु रखेंगे नहीं, बाहर ही रखेंगे। तो सबसे पहला एट इन्फिनाइट, अनंत पे रख सकते हैं। दूसरा बिटवीन इन्फिनाइट एंड मिरर, मिरर और अनंत के बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले इन्फिनाइट पे रख दो, फिर बीच में कहीं पर भी रख दो। तो आपको हमने बताया है चाहे मिरर हो चाहे लेंस, अगर इन्फिनाइट पे आपने रखा है वस्तु तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर। ये इमेज बन गई फोकस पे। कैसी बन गई भाई? वर्चुअल, क्योंकि मिरर के अंदर बन रही है, पॉइंट साइज की छोटी सी। ओके, सिंपल सा है। दूसरा पॉइंट आता है कि सर जब यहां पे रखेंगे नॉन डिस्टेंस पे तो कहां बनेगी? तो बनेगी पोल और फोकस के बीच में, ऐसे। ये कैसी है भाई? सर ये भी वर्चुअल है, वस्तु से छोटी है और इरेक्ट है। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमने क्या सीखा कि इमेज जो बनती है वो हमेशा और हमेशा वस्तु से छोटी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। ओके, आभासी और वस्तु से छोटी। ओके, बस ये सिंपल सा पॉइंट है। तो आभासी और वस्तु से छोटी बनेगी, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर में हो गया। कॉन्वेक्स में ज्यादा डिटेल है ही नहीं, इतना सा है। अब आपसे पूछा जाता है इनके यूजेस। यूजेस बताइए, कहाँ पे कौन सा मिरर यूज किया जाता है? जैसे हमने कहा कि आपको शेविंग कराने जाना है, ठीक है, तो जैसे आप लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं या फिर आप शेविंग कराने जाते हैं बार्बर शॉप पे, तो भाई वहां पर कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? तो कॉमन सेंस से आप कह सकते हो सर कि वहां कॉनकेव यूज होगा। क्यों भाई? क्योंकि हमें अपना इमेज बड़ा देखना होता है, छोटी सी जगह पे बड़ा इमेज देखना है तो बड़ी इमेज तो कॉनकेव देता है।
क्योंकि कॉन्वेक्स तो सिर्फ छोटी देता है तो उसका प्रयोग कर नहीं सकते, शेविंग में कॉनकेव मिरर। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आएगा, कहेंगे सर जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट आपके दांतों का चेकअप करते हैं तो कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो वो भी कॉनकेव करते हैं। क्यों? क्योंकि दांत है बहुत छोटे, हमें उसका इमेज बड़ा करके देखना है, तो कॉनकेव मिरर ही यूज होगा। ठीक है, तीसरा आते हैं भाई, आपका जो व्हीकल है, गाड़ियां हैं, उसमें जो साइड मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है। अब भाई साइड मिरर में हमें वाहन बहुत बड़ा है और उसको हमें पूरे इमेज में देखना है, तो वो इमेज का साइज छोटा करके दिखा देता है, इस वजह से वहां पर यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। उसमें लिखा भी तो होता है, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, जितना वो दिख रहे हैं उससे ज्यादा वो पास है। क्यों? क्योंकि आपसे ऑब्जेक्ट छोटा करके आपको दिखाया जा रहा है, और जब छोटा करके दिखाते हैं तो आपको लगता है कि बहुत दूर है, ऐसा है नहीं, होता बड़ा पास है। ठीक है, इसीलिए उसमें लिखा होता है नीचे यही बात। तो आपको व्हीकल का साइड मिरर लेना है कॉन्वेक्स, शेविंग में मिरर लेना है कॉनकेव, डेंटिस्ट के पास कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर हर उस जगह यूज होगा जहां जहां पे आपको इमेज का साइज बड़ा करके देखना है, और जहां सिर्फ छोटा देखना है तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, ये यूजेस जरूर याद रखिएगा, यूजेस बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। बाकी आपको नोट्स हमें दे दिए हैं, यूजेस भी दे दिए हैं, जरूर से एक बार घर पे पढ़ लेना, पढ़ लोगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन खत्म। अब आते हैं रिफ्रैक्शन के पास। रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन क्या होता है। भाई अभी तक लाइट क्या था, एक मीडियम में रह रही थी। हाँ, अभी लेंसेस आगे बढ़ाएंगे। ये अभी तक लाइट क्या थी, एक ही माध्यम में रह रही थी, अब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए अलाउ कर दी जाती है, क्योंकि अब आपके पास ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है आराम से। तो वो क्या फिनोमिना दिखाती है, बस वही हम यहाँ पे समझने वाले हैं। जैसे मान लो ये कंटेनर है, ऊपर हवा है, इसमें भरा है पानी। ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट हुआ, अब तो लाइट रे इसके अंदर जा सकता है, लेकिन जब लाइट रे इसके अंदर जाता है तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है, इसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, मतलब डिफ्लेक्ट हो जाती है अपने पाथ से, इसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अच्छा भाई, अब ये किस तरह से डिफ्लेक्ट होती है वो देखिए। तो पहला पॉइंट, जब लाइट रेयरर मीडियम से, रेयर मतलब विरल माध्यम से डेंसर मीडियम में, मतलब सघन माध्यम में जाती है। रेयरर और डेंसर का मतलब जिसका डेंसिटी कम वो रेयरर, जिसका डेंसिटी ज्यादा वो डेंसर। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर जाती है तो क्या होता है, तो भैया एक सिंपल सी बात है कि वो टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। किधर शिफ्ट हो जाती है, शिफ्ट टूवर्ड द नॉर्मल, अभिलंब की तरफ झुक जाती है थोड़ा सा। ओके, ये याद रखिएगा। जैसे यहां पे मान लो पानी भरा हुआ है, एक लाइट रे आपने नॉर्मल बनाया, ये पानी है और यहाँ पे हवा है, आपने अभिलंब बना लिया। अब लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट कराएंगे, ध्यान से देखना भाई। लाइट रे जब यहाँ पे इंसिडेंट होगा ऐसे, तो इसको बिल्कुल सीधा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं जाती। ये क्या होती है, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है, ऐसे हो जाती है और आर एंगल बना लेती है।
ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी कि अपवर्तन कोण है। तो आपने देखा कि राइट अपने मार्ग से विचलित हो गई, कैसे? टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो गई। लेकिन यहीं पर दूसरा तरीका देखो, जब डेंसर से विरल जाती है, यानी कि सघन से विरल जाती है, तो क्या होता है? अब अगर मान लो यहाँ पानी भरा हुआ है और लाइट पानी से हवा में जाए तो क्या होगा? हमने नॉर्मल बनाया, हमने एक लाइट रे पानी से डाली, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगी भाई? माध्यम बदल रहा है तो ये भी दूर हो जाएगी ऐसे। अब ये ए एंगल बनाकर चली जाएगी। तो अब क्या देखा? डेंसर सेरेरा जाने पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाती है। ओके, तो इसे हम लोग सिंपली कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं भाई? नॉर्मल से दूर हट जाना और नॉर्मल के पास आ जाना। अभिलंब के पास आ जाती है इस केस में, इस केस में अभिलंब की ओर झुक जाती है और इस केस में अभिलंब से दूर चली जाती है। ओके, बस इतना सा आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। ओके, अच्छा ये हमने समझ लिया। अब आते हैं इससे रिलेटेड रूल्स, यानी कि लॉस। जैसे कि आपने रिफ्लेक्शन में हमने आपको पढ़ाए थे ना दो नियम, वैसे ही दो नियम यहाँ पर भी हैं। और पहला नियम तो सेम वही है जो हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था रिफ्लेक्शन में, क्या? कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पर लाई करते हैं। मतलब आपतित किरण, अब यहाँ परावर्तन की जगह अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों सेम प्लेन पर ही लाई करते हैं, ये आपको याद रखना है। ये अपवर्तित किरण है, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब, देखो तीनों सेम प्लेन पर सेम पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। ये पहला नियम सेम वही है जो आपको हमने पढ़ाया पीछे, बस वहां परावर्तित किरण थी, यहाँ पे अपवर्तित हो जाती है, मींस रिफ्रैक्टेड रे हो जाती है। ओके, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है, बस इतना आसान अंतर है। अच्छा, सेकेंड लॉ इसका थोड़ा सा अलग है। सेकेंड लॉ जरूर याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इंसिडेंट एंगल का जो साइन होता है वो रिफ्रैक्टेड एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब साइन ऑफ आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ आर। जब दोनों को एक साथ लिखते हैं रेशियो बनाकर, साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये एक कांस्टेंट के बराबर आता है। ओके, इसे ही हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ यानी कि स्नेल का नियम। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है स्नेल का नियम क्या है, तो ये रिफ्रैक्शन के केस में मिलता है, अपवर्तन के केस में, जहां पर इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का जो साइन है वो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उन दोनों का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है, जिसे हम लोग स्नेल्स लॉ यानी कि स्नेल का नियम कहते हैं। बस इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, यहां तक क्लियर भाई? किसी को एक क्वेश्चन तो नहीं है? अभी पूछ लो। किसी को कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो भाई, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ये दो नियम जरूर याद रखिएगा, पेपर में आते हैं। अब आता है रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स। ये बहुत पूछा जाता है आपके पेपरों में, तो जरा एग्जांपल्स ध्यान से पढ़िएगा, जो जो मैं बता रहा हूँ यही एग्जांपल
डायरेक्ट आते हैं पेपर में। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारों का टिमटिमाना क्यों? क्योंकि भैया रिफ्रैक्शन होता है। अब किसी स्टार से लाइट आ रही है, अब वो लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, हमारे यहाँ है एटमॉस्फेयर यानी कि हवा, तो ये क्यों होता है? क्योंकि माध्यम बदल रहा है, और माध्यम होने बदलने की वजह से वहां अपवर्तन होता है और तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा, मरीचिका। मरीचिका यानी कि जो मिराज बनता है, मिराज जो बनता है उसके पीछे भी यही फिनोमिना काम करता है। आपने देखा होगा गर्मियों की दोपहर में जब आप रोड पर निकलते हो तो ऐसा लगता है कि सामने पानी पड़ा हुआ है, लेकिन जब आप सामने देख पहुंचते हो पास में तो कुछ नहीं होता है ना। तो इसे कहते हैं मरीचिका यानी कि मिराज। तो ये जो मिराज बनता है गर्मियों में रोड पर, रेगिस्तानी रोड पर, इन सब जगहों पे, वो क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन है, प्रकाशिक घटना है। ओके, तो ये आपका यहीं पर बनता है। तो इसमें दो फिनोमिना काम करते हैं, एक नहीं दो। पहला तो अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, और दूसरा यहाँ पे काम करता है TIR। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये दोनों फिनोमिना मिराज के केस में काम करते हैं। अच्छा, स्विमिंग पूल का कम गहरा दिखाई देना, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी वाटर बॉडी देखें तो ऊपर से देखने पर आपको कम गहरी लगती है, लेकिन जब उसमें उतरते हो तब असली गहराई पता चलती है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से माध्यम बदल रहा है, इस वजह से प्रकाश भी अपने रास्ते से मुड़ जाता है। जैसे आप अपने घर की पानी की टंकी देखें तो वो आपको कम गहरी दिखाई देती है, लेकिन जब उसमें उतरते हो तो असली गहराई का पता चलता है। तो वो क्या है? रिफ्रैक्शन है। स्विमिंग पूल कम गहरा दिख रहा है, रिफ्रैक्शन है। ग्लास में पानी भरिए और उस पानी के अंदर एक कॉइन डाल दीजिए, कॉइन ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, रिफ्रैक्शन है। आप पानी से भरे ग्लास में एक पेंसिल या पेन डालिए, जितना भाग डूबा हुआ है पानी के अंदर वो थोड़ा सा तिरछा दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन है। सनसेट और सनराइज दोनों ही समय में, सनसेट के बाद भी सूरज दिख रहा है और सनराइज से पहले ही सूरज दिखने लग रहा है, 2 मिनट पहले। ऐसा क्यों? रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन के ये सारे ही एग्जाम्पल आपके यहाँ डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पानी से भरा ग्लास में पेंसिल डालो, तिरछी दिख रही, पानी के ऑब्जेक्ट कम गहरे दिख रहे हैं, सनसेट सनराइज के बाद और पहले भी सूरज दिख रहा है, ये सब के सब रिफ्रैक्शन के ही एग्जाम्पल बनते हैं। ये अच्छे से याद रखिएगा। ओके, इसके बाद एक और आता है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष। आप सबने इंद्रधनुष देखा होगा कभी ना कभी। जब बारिश होती है तो उसके बाद जब हल्की सी धूप निकलती है तो इंद्रधनुष वहां पर बनने लगता है। पानी के ड्रॉपलेट से टकराकर लाइट फैलती है तो इंद्रधनुष बनाती है। तो इंद्रधनुष में कौन से 3 फिनोमिना काम करते हैं? आइए देखते हैं भाई। तो इंद्रधनुष में 3 फिनोमिना काम करते हैं, कौन कौन से? पहला पहला है रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। दूसरा है डिस्पर्सन। और तीसरा है TIR। ओके भाई, ये 3 फिनोमिना आपके सिंपली काम करते हैं रेनबो यानी कि इंद्रधनुष में। अच्छा, रेनबो जो बनते हैं वो 2 टाइप के बनते हैं, ध्यान से देखना भाई। कौन कौन से? पहला होता है प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राइमरी रेनबो जब बनता है तो वो कैसे पहचानेंगे कि प्राइमरी बना है? तो भैया इसमें जो होता है 2 बार रिफ्रैक्शन होता है
2 बार परावर्तन प्लस 1 बार TIR होता है, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये देखो प्राइमरी है, इसमें देखो 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये प्राइमरी रेनबो है। प्राइमरी रेनबो जो बनता है तो विबग्योर कुछ ऐसे बनता है। ओके, वॉयलेट कलर आपको ऊपर दिखेगा टॉप पर, और रेड कलर आपको दिखेगा बॉटम पर। तो आप अगर इंद्रधनुष कभी भी देखें तो आप जरा कलर देखिएगा कैसे बन रहा है। अगर वॉयलेट कलर ऊपर है, रेड नीचे, तो समझ जाना कि वो प्राइमरी रेनबो है। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है सेकेंडरी रेनबो, यानी कि द्वितीय, तो वहां पर 2 रिफ्रैक्शन और 2 ही TIR भी होते हैं। तो 2 बार अपवर्तन, 2 बार पूर्णांक परावर्तन अगर हो रहा है तो वहां पर बनता है सेकेंडरी रेनबो, और उसमें विबग्योर उल्टा बनता है, विबग्योर नीचे से बनता है। ओके, रेड कलर ऊपर रहता है और वॉयलेट कलर नीचे रहता है। बस अब आप ऐसे पहचान सकते हो प्राइमरी कब बनता है और सेकेंडरी कब बनता है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते भाई। रेनबो हमने बनाना देख लिया। अच्छा, रेनबो से 2 बढ़िया से क्वेश्चन और बनते हैं। रेनबो का शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है, जरा बताएंगे हमें। ऐसा पैराबोलिक, या फिर कंप्लीट राउंड, या फिर जिग जैग, या फिर ऐसे स्क्वायर फॉर्मेशन। तो बताओ जरा कैसा शेप होता है इंद्रधनुष का, जल्दी से। फर्स्ट पैराबोलिक। ओके, पैराबोलिक होता है भैया, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कंप्लीट राउंड होता है। पैराबोलिक नहीं बनता कंप्लीट राउंड। आप तो कहोगे सर हमें तो इतना ही दिखाई देता है। क्यों इतना दिखाई देता है, उसका कारण देखो। ये हमारी पृथ्वी है जो कि स्फेरिकल है। यहाँ पे मान लो छोटू का घर है। अब छोटू के सामने रेनबो बनता है, तो रेनबो बनता है कंप्लीट राउंड ऐसे। लेकिन बेचारा छोटू, जो कि पृथ्वी आगे जाकर मुड़ गई है इतना, तो छोटू को सिर्फ इतना ही दिखेगा। ठीक है, नीचे का इंद्रधनुष नहीं दिखता क्योंकि पृथ्वी आगे जाकर मुड़ चुकी है, इस वजह से आपको सिर्फ इतना इंद्रधनुष दिखता है। ठीक है, तो आपको लगता है कि इंद्रधनुष इतना ही होता वो पूरा है। अगर आपको पूरा देखना है, जैसे इंद्रधनुष बने छोटू हवा में उड़ जाए, छोटू हवा में उड़ के देखेगा तो पूरा दिखेगा कंप्लीट राउंड। तो उसको देखने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा तुरंत। ओके, तो ये याद रखिएगा। चलो भाई, ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पार्ट आता है। अगला पार्ट है आपका TIR। अभी इतनी देर से TIR सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन सर ये TIR है क्या, ये तो बता दो। तो भाई TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए फ्री तो है, लेकिन हम कंडीशन ऐसे बना देते हैं कि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा पाती, तब वहां पे होता है TIR। तो TIR आपका होने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। पहला, लाइट हमेशा और हमेशा डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। मतलब प्रकाश जब सघन से विरल माध्यम जाएगा तभी आप TIR देख पाएंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तभी आप TIR देख पाएंगे। तो ये है क्या, आइए समझते हैं।
मान लो यहाँ पे एक कंटेनर है और उसमें पानी भरा हुआ है, और ये है एयर, हवा ऊपर। यहाँ पे हमने बना लिया नॉर्मल। जरा ध्यान से देखना भाई, जब हमने लाइट रे एक एंगल पे इंसिडेंट कराई, तो ये नॉर्मल से दूर हट गई। ओके, फिर हमने थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया। हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ाया। तो ये और दूर हट गई। ओके, अच्छा भाई, अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया। तो जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा देते हैं, I3, तो हमने क्या देखा, लाइट रे दूसरी तरफ नहीं गई और सरफेस पे ही रह गई। ऐसे ये बना एंगल R3 जो कि है 90 डिग्री, है ना। तो ऐसा एंगल I3 यहाँ पे क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण वो एंगल होता है जिस एंगल से अगर आपने लाइट डाली है तो लाइट दूसरे माध्यम में ना जाकर सरफेस पे ही रह जाती है, यानी कि नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लेती है। तो ऐसे में हम इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। कि अब ये एक लिमिट आ चुकी है, अगर आपने कोण इससे ज्यादा बढ़ाया तो लाइट वापस पानी में ही आ जाएगी। कैसे, देखो, हमने अब लाइट का एंगल और बढ़ा दिया, I4 कर दिया। जैसे ही मैंने इसको I4 किया, तुरंत ये वापस इसी माध्यम में आ गया। ठीक है भाई, तो इस फिनोमिना को कहा जाता है TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा कब होगा, जब प्रकाश सघन विरल माध्यम जा रहा होगा और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। अगर छोटा था तो देखो दूसरे माध्यम में लाइट जा रही थी, क्रिटिकल पे था तो सरफेस पे रह रही थी, और जैसे ही बड़ा हुआ तुरंत वापस उसी माध्यम में आ गई। तो इसे कहते हैं TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, अब ये कहाँ देखने को मिलता है, बहुत आसान, हीरा क्यों चमकता है। हीरा यानी कि डायमंड के चमकने का एक ही कारण है TIR। अगर हीरे पे 23 डिग्री के ऊपर की लाइट डाली जाती है तो उस वजह से वो चमकता है। अगर आपको हीरे को पहचानना है कि वो नकली है कि असली, तो उस पर 23 डिग्री से कम की लाइट डालिए। अगर वो 23 डिग्री से कम की लाइट में नहीं चमक रहा है तो मतलब असली हीरा है, अगर चमक रहा है तो भैया नकली है। ठीक है, मरीचिका मिराज में आपको पहले ही बता दिया कि TIR होता है। ऑप्टिकल केबल, जो ऑप्टिकल फाइबर आजकल बन रहे हैं जिसमें इंटरनेट के सिग्नल भेजे जा रहे हैं आजकल, वो सारे के सारे इसी से बनते हैं, TIR पे ही काम करते हैं। ओके, तो TIR समझ में आ गया भाई सभी को, जल्दी से बताओ। किसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कोई समस्या तो नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ सकते हैं भाई। चलिए, TIR समझने के बाद अब आपका लास्ट पार्ट बचता है लेंस। बस आपको वही पढ़ना है। तो लेंस जो है वो रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, अपवर्तन के नियम पे काम करते हैं। दो टाइप के होते हैं भाई, एक होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स कैसे बनता है, कुछ इस तरह से, कॉनकेव कुछ इस तरह से। ओके भाई, ये आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेस बन रहा है। अब जरा इनको डिटेल में समझते हैं। कॉन्वेक्स को उत्तल लेंस जो है
वो कन्वर्जिंग होता है। अब जरा ध्यान से समझना, बहुत अच्छा रिलेशन समझाने जा रहे हैं आपको। कॉन्वेक्स को हम लोग कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसके ऊपर लाइट रेस आती है इन्फिनिट से, ध्यान से देखना भाई, तो ये उन लाइट रेस को एक जगह केंद्रित कर देता है। ऐसे कन्वर्ज कर देता है, केंद्रित कर देता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग कहा जाता है। ठीक है, और इसका फोकस यहाँ पे आ जाता है। ओके, अच्छा भाई, यहाँ तो आपको पता है लेंस है तो दो फोकस और दो सेंटर चलते हैं। ये C2F2 होता है और यह जो बनता है वो C1F1 बनता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन कॉनकेव को डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि अब कॉनकेव में यही चीज की जाती है, इन्फिनाइट से लाइट रेस लाकर डाली जाती है, तो ये क्या करता है उसके साथ, ये अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट इसको डाइवर्ज कर देता है, मतलब फैला देता है। F1 C1 F2 C2 ऐसे बन जाते हैं। अच्छा, इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ है भैया कि ऐसा ही कुछ काम तो मिरर भी दिखाते हैं। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा था? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, वो भी कन्वर्जिंग था, यानी कि अवतल दर्पण। मतलब जो जो प्रॉपर्टीज अवतल दर्पण में पढ़ के आए हो वो सब इसमें होल्ड करेंगी, यानी कि लेंस में ही एक दूसरे के अपोजिट के इक्वल होते हैं। कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस के बराबर होता है, और वैसे ही कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर के बराबर होता है। समझे भाई? उत्तल दर्पण के समान होता है। तो ये लोग लेंस और मिरर में एक दूसरे के अपोजिट बिहेवियर दिखाते हैं, जिससे कि आपको इमेज फॉर्मेशन करने में बड़ी आसानी होगी। आप देखना, इमेज फॉर्मेशन आपको तुरंत समझ में आ जाएगा भाई। उससे पहले पावर ऑफ लेंस पढ़ लेते हैं। लेंस की पार यानी कि क्षमता क्या होती है? कहते नहीं आपको कितनी पार का लेंस लगा हुआ है, तो वो पार निकाली कैसे जाती है? कुछ नहीं करना होता है, पार इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। लेंस की फोकस दूरी आपको सिर्फ पता हो, आ जाती है पार। लेकिन फोकस दूरी हमेशा किस में लिखनी होती है? मीटर में लिखनी होती है। मीटर में फोकस दूरी लिखिए, 1 करिए, जो आएगा वो पार, और पार का यूनिट होता है डायोप्टर। पार का यूनिट क्या होता है भाई? डायोप्टर होता है, ये याद रखना अच्छे से। ओके, अच्छा, अब यहीं से आपका छोटा छोटा क्वेश्चन बन जाता है पेपर में कभी कभी। कहते बताइए एक लेंस है, उसका फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर, तो बताओ उसमें पार कितनी? तो आप फॉर्मूले में रख देना, पार इक्वल्स टू 1/40। लेकिन ये तो सेंटीमीटर है, हमने कहा इसको मीटर में बदलना है, तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10/4। आंसर आ जाएगा 2.5 डायोप्टर। ये आपका आंसर है, 2.5 डायोप्टर आपका आंसर बन गया। सिंपल सी बात। ठीक है भाई, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। लेंस से इमेज कैसे फॉर्म होती है वो समझते हैं। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन हम यहाँ पर सीखेंगे किसमें? कॉन्वेक्स में। ये ध्यान से समझना, क्योंकि पूरा हम पीछे से रिलेट करके आपको सिखा है, जिससे आपको समझ में आ जाए। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस किसकी फैमिली का मेंबर है? कॉनकेव मिरर का। इसलिए ये बिल्कुल वैसे ही बिहेवियर दिखाएगा जैसे कॉनकेव मिरर ने दिखाया था। ठीक है, आइए बनाते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस,
फिर इससे होकर जाता हुआ प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर सेकंड फोकस F2 है, ये सेंटर C2 है, ये फर्स्ट फोकस F1 है और ये C1 है। अब हमसे पूछा गया सर हम वस्तु कितनी जगह रखें, तो भाई कॉन्वेक्स मिरर में कितनी जगह रखी थी सर, 6 जगह, तो बस यहाँ पर भी 6 जगह रखोगे। कहाँ कहाँ? सबसे पहले इन्फिनाइट अनंत पे रखोगे, दूसरा बिहाइंड C1 C1 के पीछे रखोगे, तीसरा एट C1 C1 के ऊपर रख दोगे, चौथा बिटवीन C1 एंड F1 C1 F1 के बीच में रख सकते हैं, एट F1 F1 के ऊपर रख सकते हैं, और बिटवीन F1 एंड O यानी कि लेंस और F1 के बीच में रख सकते हैं। 6 जगह यहां भी रख सकते हैं। आइए रख देते हैं। सबसे पहले इन्फिनाइट पे रखा, फिर C1 के पीछे रखा, फिर C1 के ऊपर रखा, देन C1 F1 के बीच में, देन F1 और फिर F1 और लेंस के बीच में रख दिया। अब ये तो है लेंस, तो लाइट तो दूसरी तरफ जाएगी, तो बनेगा लेकिन वैसे ही इमेज। कॉन्सेप्ट सेम वही आपको लगाना है, कुछ नया नहीं है। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आएगा इमेज वैसे वैसे दूर होती जाएगी और लालच होती जाएगी। सेम वही कहानी जो पीछे करके आए। चलो भाई करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनाइट पे, तो इमेज कहाँ बनेगी? F2 पे। ये बन गई भैया फर्स्ट केस की इमेज। कैसी बनी? रियल और पॉइंट साइज की। ओके, फिर हमने C1 के पीछे रखा, तो C1 के पीछे रखने पर इमेज कहाँ बनेगी? F2 C2 के बीच में। रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉल है, वस्तु से छोटी है। देखो वही तरीका। फिर हमने C1 पे रखा, तो इमेज कहाँ बनेगी? C2 पर और इक्वल साइज की बनेगी। ठीक है, तो रियल है, इन्वर्टेड है और इक्वल साइज की है। फिर C1 F1 के बीच में डाल दिया, तो चला गया C2 के पीछे। अब भी क्या है? रियल है, इन्वर्टेड है और वस्तु से बड़ी है। फिर हमने फोकस पे रखा, तो आप हमने कहा था फोकस पे रखोगे तो इन्फिनाइट जाएगा, इन्फिनाइट चला गया। ठीक है, फिर F1 और लेंस के बीच में रखोगे, इन्फिनाइट से आगे जा नहीं सकता, घूम के वापस आएगा और यहाँ बनेगा। डॉटेड क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इमेजिनरी बनेगा। तो कैसा है भाई ये इमेज? वर्चुअल है और इरेक्ट है, सीधा और वस्तु से बड़ा। ओके, तो यहाँ पर भी हमने क्या सीखा? इमेज स्मॉल भी बनती है और इमेज लार्ज भी बनती है, इमेज रियल भी बनती है और इमेज वर्चुअल भी बनती है। हर तरह की इमेज आपको कॉन्वेक्स लेंस में मिल रही हैं, जो कि कॉनकेव मिरर की तरह ही बिहेव किया, बिल्कुल वैसा ही। बोलो भाई समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। समझ में आ गया भाई? बिल्कुल सेम वही कहानी है, बस दूसरी तरफ बनती जा रही है क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस वजह से। बोलो भाई, क्लियर? फिफ्थ बता दें भैया? फिफ्थ में हमने फोकस के ऊपर रखा है ना, जब वस्तु फोकस पे होती है तो इमेज हमेशा अनंत पे बनती है। बस आपको ये याद रखना है, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट अनंत पे बनेगी। बस इतना सा। ये आपको नोट्स अवेलेबल हैं, बाकी आप इमेज फॉर्मेशन यहाँ पढ़ सकते हैं।
अब आता है कॉनकेव। कॉनकेव लेंस, तो हमने आपको बताया था कॉनकेव लेंस किसकी तरह बिहेव करता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह। तो यहां पर भी इमेज कैसी बनेगी, वैसे ही बनेगी जैसे वहां पढ़ के आए थे। जल्दी से देखते हैं भाई। सबसे पहले बनाते हैं कॉनकेव लेंस। प्रिंसिपल एक्सेस ओ से जाएगा F1 C1 F2 C2। वस्तु कितनी जगह रख सकते हैं, सिर्फ 2 जगह, एट इन्फिनाइट और बिटवीन इन्फिनाइट एंड लेंस, जैसे वहां पे किया था सेम वैसे ही। चलो भाई रख दो जल्दी से। तो इन्फिनाइट पे रखोगे तो ये रहा, इन्फिनाइट और लेंस बीच में रख दिया तो ये रहा। इन्फिनाइट पे रखने पर इमेज कहाँ बनती, फोकस पर, लेकिन यहाँ तो इमेजिनरी बनना चाहिए क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की तरह है, तो F1 पे बनेगी इमेज। कहाँ बनेगी भैया, F1 पे 1 डैश। पॉइंट साइज का बनेगा और वर्चुअल बनेगा। ओके अच्छा, जब यहां रखा है सेकंड केस तो इमेज बनेगा यहां पर F1 और लेंस के बीच में, वर्चुअल है, स्मॉल है और इरेक्ट है, बस बन गई इमेज। तो हमने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, इमेज हमेशा और हमेशा कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है और स्मॉल बनती है। ये पॉइंट हमने यहां से सीख लिया। बस आपके हर तरह के हो गए भाई। ओके, हर तरह की चीजें आपके यहाँ पर हो गई हैं। ओके, तो इतना सा आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक भाई। तो आपके जितने भी बेसिक पॉइंट हैं वो सारे हमने आपको बता दिए हैं। नोट्स आपको अवेलेबल हैं, घर पे पढ़ लेना अच्छे से। यूजेस जरूर पढ़ लेना, मैंने पहले ही कहा है यूजेस आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाता है, तो यूजेस इंपॉर्टेंट है, यूजेस जरूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ये उत्तल लेंस कहाँ यूज होता है, अवतल लेंस कहाँ यूज होता है, कौन कहाँ है, सब आपके इंपॉर्टेंट है। तो इतना काम करिएगा। डिस्पर्सन और पोलराइजेशन क्या होता है, डिस्पर्सन का मतलब होता है व्हाइट लाइट का 7 कलर में ब्रेक होना। आपके पास व्हाइट लाइट है, उसको अगर आप कहीं जैसे कि विबग्योर देखते हैं ना, कहाँ पर, इंद्रधनुष में, तो वो या फिर प्रिज्म से जब आप गुजारते हैं तो आपको विबग्योर पूरा दिखता है, ठीक है। तो व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूटना ही डिस्पर्सन है। और पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन का मतलब है ध्रुवण, यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर देता है। मतलब आपको पता है लाइट में 2 चीजें होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या करता है, एक फील्ड को रोक लेता है। उसके लिए आपको एक क्रिस्टल यूज करना पड़ता है, टूरमैलिन क्रिस्टल। उससे होकर जब प्रकाश गुजरता है तो वो उसको एक जगह पोलराइज कर देता है, एकल दिशा पे ऐसे। तो इस फिनोमिना को पोलराइजेशन कहते हैं। तो ध्रुवण सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रांसवर्सल वेव में होता है, और लाइट ध्रुवण दिखाती है, इसलिए लाइट ट्रांसवर्सल है। और इसमें आपके पास जो नॉर्मल लाइट है उसका एक कंपोनेंट ये रोक लेता है और एक ही कंपोनेंट गुजरने देता है, उसे कहते हैं पोलराइजेशन। ये आपको देखने को मिलता है जब आप 3D मूवी देखने जाते हो सिनेमा हॉल में, तो जो ग्लास पहनाते हैं आपको जिससे आपको 3D मूवी दिखे, वो यही होता है, पोलराइज्ड ग्लास। ओके, ये होता है दोनों में अंतर। तो इतना पढ़िएगा भाई, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट लगे तो नेक्स्ट क्लास में आप हमसे पूछ लेना। ओके, ऑप्टिक्स में इतना आपको अच्छे से तैयार करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी के पार्ट वहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।